Front line is the king of the business. Front line is the heroes of the business. And front line pay the salary to the professionals. मैंने एक भी स्कूल में नहीं गई, कभी भी नहीं गई मैंने स्कूल। अच्छा, स्कूल में नहीं गई फिर भी आप इतना बढ़िया डिजाइन बना लेते हैं। मेरे फादर तो बहुत बार बोलते हैं कि हम लोग कारपेट बेचते ही नहीं है। हम लोग एक्सपीरियंसेस, स्टोरी वो बेचते हैं। पहले जो businesses थे, they were driven by the masculine power. Present business is driven by brain, and the future businesses will be driven by heart. आज हम मिलने आए इंडिया बिगेस्ट हैंडमेड रग्स कंपनी जयपुर रग्स के फाउंडर मिस्टर नंद किशोर चौधरी सर से, जिन्होंने शुरुआत तो 1978 में सिर्फ 5,000 रुपये और 2 लूम से करी, बट आज उन्होंने एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया है जिसका साल का रेवेन्यू 1,000 करोड़ रुपए है। ये हैं नंद किशोर चौधरी सर। इनको गांधी ऑफ कारपेट इंडस्ट्री क्यों बोला जाता है, आइए जानते हैं। देखिए, मैंने अपने करियर की शुरुआत आज के 45 साल पहले एक दुकान से की थी जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे। ब्रांडेड शूज की दुकान थी। तो मैंने देखा है कि उसमें ज्यादा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं था। दुकान पे काम करते करते मुझे सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी मिली। मैंने बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने इस लायक समझा, लेकिन मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की। नौकरी छोड़ दी अपने सरकारी नौकरी? बिल्कुल बिल्कुल। आज के टाइम में कोई नहीं छोड़ पाता और आपने उस टाइम में मैं अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बनाना चाहता था। मैं चाहता था ऐसा कुछ मैं करूं जिसको मैं अपनी लाइफ में एंजॉय करूं। तो उस वक्त रिसर्च की, उस वक्त इंडियन कारपेट की एक्सपोर्ट में बहुत गहरी मांग थी और ये सारे कारपेट गांव के अंदर बनते थे और उनको वो लोग बनाते थे, दे वर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। तो मैंने सोचा मैं इसी धंधे से शुरुआत करूं और ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जिनको कोई पसंद नहीं करता, जो रिजेक्टेड है। ये सोच के मैंने इस धंधे की शुरुआत की थी। मेरा नाम योगेश चौधरी है। जयपुर रग्स मेरे फादर ने शुरू करा था। वो कारपेट बिजनेस में 1978 में उन्होंने इस बिजनेस को शुरू करा, एक बहुत छोटे गांव चूरू से राजस्थान में। 99 में उन्होंने जयपुर रग्स की स्थापना करी। सबसे महंगा कारपेट आपने कितने का बेचा होगा? हमने जो सऊदी की रॉयल फैमिली है उनके लिए कारपेट बनाया था और हमको कई साल लगे वो कारपेट बनाने में। साल? हाँ जी। और आई थिंक आज देखो तो शायद बहुत सस्ता बेच दिया उसको। काफी साल पहले की बात है, बट तब करीब 80 लाख का वो कारपेट 80 लाख का बिका था। अच्छा, मतलब ऑफ कोर्स कि इससे ऑडियंस को ये पता चलेगा पोटेंशियल कितना है कि आपने इंडिया में बैठ के इंडियन लोगों ने डिजाइन करके इतनी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया कि वो बाहर इतने प्राइस में बिक रहा है। एब्सोल्युटली। आई थिंक वो कारपेट आज तो मुझे लगता है कि 3-4 करोड़ से कम का नहीं बिकेगा। हाँ। मैंने देखा कि कारपेट्स की डिमांड तो बहुत है, बट जो ये बनाते हैं उनको वो रिस्पेक्ट या डिग्निटी मिलती नहीं है। बट नॉर्मल इंसान सोचता है कि ठीक है, मैं तो अपना धंधा से मतलब रखूंगा, अगर कारपेट की डिमांड है मैं भी कारपेट कहीं से जुगाड़ता हूँ या बनवाता हूँ और बेचता हूँ। तो आपने ये क्यों सोचा कि यार मैं उनके साथ मिलके बनाऊंगा? जब भी परिवार में, समाज में किसी से बात करता था, एकदम सीधे साधे उत्तर दिया करता था, अंदर कुछ भी नहीं रखता था। तो ज्यादातर लोग मेरे को पसंद नहीं करते थे परिवार में, समाज में। बोला ये तो कुछ भी बोल देगा। तो एक रिजेक्टेड बॉय और एक रिजेक्टेड सोसाइटी एक दिन जयपुर रग बन गया। और जब चूरू शहर में किसी पार्टी फंक्शन में मैं जाता था तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे। आपका भी? हाँ। अच्छा। मेरे से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि आप तो अछूत लोगों के साथ काम करते हो। तब मुझे समझ में आया कि एक आदमी की पहचान जाति से कैसी हो सकती है। तो मैंने उसी वक्त ये विजन बनाया कि मेरे ये जो काम करने वाले जो ग्रास रूट के आर्टिजन है, इनके अंदर क्रिएटिव कैपेबिलिटीज है। उस क्रिएटिव कैपेबिलिटी को एक दिन मुझे ग्लोबल मार्केट से जोड़ना है। फिर आपने बेचना कैसे शुरू किया? देखिए, जब मैंने इस धंधे को 5,000 रुपए का लोन लेके तोलूम अपने घर पे लगा के शुरुआत की थी, आई स्टार्टेड वर्किंग एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। अच्छा, तो कोई और आपको ऑर्डर देता था, उनके लिए आप बनवाते थे? बिल्कुल। तो जब 9 साल आई वर्कड एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, उसके बाद मैंने अपना एक्सपोर्ट करने की सोची। तो फिर मैं जयपुर आया, 3 साल जयपुर रहा। अब आपका एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू हो गया, तो उसके बाद फिर आपने इस बिजनेस को कैसे एक्सपेंड किया या फिर जयपुर रग्स कैसे शुरुआत हुई? धीरे धीरे 99 में ना मैंने जयपुर रग कंपनी की शुरुआत की। जब जयपुर रग कंपनी मैंने शुरू की तो पहले 3 साल में मेरे को इतनी भारी प्रॉब्लम आई कि मैंने जो कमाया था वो सारा पैसा खो दिया। फिर मैंने इंट्रोस्पेक्शन किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो फिर मुझे समझ में आ गया अब मुझे एक ग्लोबल बिजनेस चलाना है। तो ग्लोबल बिजनेस चलाने के लिए मुझे नई स्किल सीखनी पड़ेगी। आज तक मैंने गांव में काम किया था, मुझे अपनी लीडरशिप स्टाइल बदलनी पड़ेगी।
आपने से बोला कि हम ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे कम फोकस करते हैं एंड इसीलिए हम वो ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं। तो आपने अब आपका काफ़ी प्रीमियम सेगमेंट को आप टारगेट करते हैं, तो यहाँ पे एक कंज्यूमर की साइकोलॉजी अलग है, तो कैसे आपने इसको एक ब्रांड बनाया? मैंने ये रियलाइज़ करा कि हम लोग हमेशा प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते हैं कि ये कारपेट है तो इसमें ये वूल है, ये सिल्क है, ये खरीद लो, ये खरीद लो। और नॉर्मली जो कस्टमर है वो एक इमोशन खरीदता है। तो अगर आप ये समझ पाएँ कि वो कस्टमर क्या इमोशन से उस चीज़ को खरीद रहा है और उस इमोशन पे फोकस करें, तो जो कस्टमर है वो जल्दी खरीद लेगा, बजाय कि आप उसके फीचर पे फोकस करें। एप्पल आपको कभी ये नहीं बोलता कि ये मेरा इतनी जीबी है, इतना फास्ट चलता है, ये चलता है, वो चलता है, राइट? करेक्ट, वो फीचर कभी बताता ही नहीं। एग्जैक्टली। हाँ। लेकिन सब जने एप्पल खरीदना चाहते हैं। करेक्ट। अब फीचर से ही बिकता तो एप्पल कोई खरीदता नहीं। हाँ। जो लग्जरी साइड है वहाँ पे तो पूरा खेल ही स्टोरी टेलिंग का है, क्योंकि आप ये जो लग्जरी ब्रांड्स है, मैं नाम लेता किसी का, बट वो अगर समझ लीजिए कोई 1000 रुपए की चीज़ बना रहे हैं और उसको अगर आपको 20,000 50,000 की बेचनी है, तो ऐसा आप क्या कर रहे हो उसमें, राइट? Correct. तो वो इमोशन कैसे आप कस्टमर को 20,000 50,000 खरीदने के बाद भी ऐसा लगता है कि मैंने क्या खरीद लिया। हाँ. आप सोचो उल्टा हो रहा है। जहाँ पे ऐसा लगना चाहिए कि यार मेरी जेब कट गई, उसकी जगह कस्टमर बोलता है अरे देखो मैंने ये खरीद लिया, उसको प्राउड महसूस हो रहा है एंड वो दूसरों को भी बता रहा है। एग्जैक्टली। तो आई थिंक यही पूरा खेल, आई थिंक इट इज जस्ट अबाउट कि जो इमोशंस है कस्टमर के, उसको कैसे समझें, और उस पे ही पूरा खेल है। ये प्रोडक्ट का खेल है ही नहीं। सर एक दिक्कत जो बिजनेसमैन को होती है कि उन्हें शुरू में तो उनको पता होता है कस्टमर को क्या चाहिए, वो अच्छे से देते हैं, बट जैसे जैसे टाइम जाता है उनको समझ नहीं आ रहा कि यार कस्टमर्स को क्या चाहिए, या चेंजिंग टाइम्स के साथ वो अपने बिजनेस को इम्प्रूव या चेंज नहीं कर पाते। तो ये प्रॉब्लम आपने कैसे क्रैक करी? हमारा जयपुर का बिजनेस है, उसमें हमारे 2 फ्रंट लाइन है। एक तो हमारे जो ब्रांच मैनेजर्स जो डायरेक्ट आर्टिजन के साथ काम करते हैं, दे आर द वॉइस ऑफ आवर व्यूअर्स। दूसरी फ्रंट लाइन है हमारे जो सेल्स पीपल है जो डायरेक्ट एंड कंज्यूमर को माल बेचते हैं, दे आर द वॉइस ऑफ द कस्टमर। तो बेन एंड कंपनी ने एक रिसर्च की, उस रिसर्च से पता चला कि फ्रंट लाइन इज द किंग ऑफ द बिजनेस, फ्रंट लाइन इज द हीरोज ऑफ द बिजनेस, एंड फ्रंट लाइन पे द सैलरी टू द प्रोफेशनल्स। जो फ्रंट लाइन है मतलब जो सेल्स वाले हैं, जो स्टोर मैनेजर्स हैं, वो हीरोज भी हैं, एक्चुअल में वो सैलरी दे रहे हैं मैनेजर को। हाँ, बट यूजुअली हम सोचते हैं कि मैनेजर और जो टॉप लोग हैं वो सैलरी देते हैं फ्रंट लाइन। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि आप जो अपने बोर्ड रूम में, हेड ऑफिस में जो डिसीजंस करते हैं, उसमें अगर फ्रंट लाइन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उस डिसीजन में फ्रंट लाइन अगर शामिल नहीं है, तो वो रिसर्च बताती है कि यू आर क्रिएटिंग द डेथ बेड फॉर योर कंपनी। एक चीज़ ये भी आपने बहुत बढ़िया क्रैक करी कि आपकी ब्रांड पोजिशनिंग काफ़ी अच्छी है, मतलब प्रीमियम भी है। तो इसको एज अ यंग ब्रांड कैसे आपने भी क्रैक करी, एंड इन जनरल एंटरप्रेन्योर्स कैसे क्रैक कर सकते हैं? तो एक्चुअली हम लोग को भी देखेंगे ना एज अ कंपनी, तो हम लोग बहुत तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं। Okay. हमारे पास 10-20 हज़ार के कारपेट भी हैं और हमारे पास 20 लाख के 1 करोड़ के कारपेट्स भी हैं। आप अगर सबको बोलोगे हमारे पास 10,000 का कारपेट भी है, 10 लाख का भी है, तो ब्रांड पोजिशनिंग बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि कुछ चीज़ों के बारे में ही बात करो। तो आप बहुत सारे हमारे ऐसे कस्टमर हैं जिनको पता ही नहीं है कि हम लोग हर चीज़ क्या बनाते हैं, जो और मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप ब्रांड को एक सर्टेन ऑडियंस के सामने पोजीशन करना चाहते हो, आप खाली उसी की बात करेंगे तो आप सक्सेसफुल अपने आप हो जाएंगे, बिकॉज दैट इज़ योर कोर टारगेट मार्केट। तो हम लोग यही फोकस करते हैं कि हमारे मेन कस्टमर कौन है और उनके लिए कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे अच्छे हैं। तो जैसे आपके अराउंड जो आप कार्पेट्स दिख रहे हैं, अच्छा, ये हमारा मनचाहा कलेक्शन है। ओके। हाँ, तो मनचाहा का मतलब है कि हम लोग जो हमारे आर्टिजन्स हैं उनको बोलते हैं कि भाई आपको जो डिज़ाइन दिख रहा है, आप जैसे आपको बनाना है वैसे आप कारपेट बनाइए। अच्छा, तो इसमें डिजाइनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो जो बनाता है कारपेट वही अपने मन से बना रहा है 100%। Okay. और हर पीस यूनिक होता है। हाँ। और उसमें हर कारपेट के पीछे किस वीवर ने बनाया और वो क्यों बनाया, क्या सोच के बना रहा था, वो हम बताते हैं हर कारपेट के साथ। अच्छा, तो उससे बहुत भयंकर हमको बहुत बेनिफिट मिला। और ये प्रोजेक्ट 2014 में शुरू हुआ था और आज इस प्रोजेक्ट को 21 अवार्ड मिल चुके हैं और मोस्टली जो अवार्ड ग्लोबल अवार्ड मिल चुके हैं। 2017 में बिमला देवी जो कभी स्कूल नहीं गई, अपने गांव के बाहर नहीं गई, उसने जर्मन डिजाइन अवार्ड गोल्ड कैटेगरी में जीता। और वो अवार्ड लेने के लिए जर्मनी गई, जो कभी अपने गांव के बाहर भी नहीं गई थी। नमस्ते, मेरा नाम शांति देवी है और मैं जयपुर रक्स कंपनी के साथ जुड़ी थी 2007 में। तो शांति जी आपके बारे में काफ़ी वीडियोस देख रहे हैं एंड आप स्टार तो बनी गई हैं। शांति जी, तो आपने बोला कि आपको पहले दिक्कतें हो रही थी एंड आप बच्चों को स्कूल नहीं पढ़ा पाती, तो आपने कहाँ तक पढ़ाई करी है?
मैंने एक भी स्कूल में नहीं गई, कभी भी नहीं गई मैंने स्कूल। अच्छा, स्कूल में नहीं गई, फिर भी आप इतना बढ़िया डिज़ाइन बना लेते हैं। तो ये जो आप गौरी खान से मिले, शाहरुख खान से मिले, वो कैसे हुआ? क्योंकि वो तो लोगों का सपना होता है। आपने इतने सालों से काम किया था, कभी आपने सोचा था कि वहाँ तक जाएंगे एंड गए? तो फिर वो एक्सपीरियंस कैसा था? 6 साल पहले की बात है। हाँ। अचानक से कोई मेरे को पता चला था, जो हमारे ब्रांच मैनेजर है वो मेरे को कॉल किया था कि आप ही बम्बई जा रहे हो। लेकिन मेरे को ये पता नहीं था कि वहाँ पे गौरी खान के साथ हमारा शूट होगा। ये कितना कमा पाते हैं अगर ये ईमानदारी से ठीक से काम करते हैं तो? देखो भैया, अच्छे से काम कर लेती है ना मेरी जैसी महिलाएं, तो वो 17-18 हज़ार रुपये कमा लेती है, 20 भी कमा लेती है, कोई 10 भी कमाती है, कोई 15 भी कमाती है, कोई 8 भी कमाती है। और जो अभी जो कारीगर हमने सिखाए ट्रेनिंग सेंटर में, वो 5 से लेके 6 तक, 7 तक करती है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली कि है तो ये एक प्रोडक्ट ही, एक कारपेट ही है, बट इसको आपने ऐसे थ्रू स्टोरी टेलिंग इसको एज अ पीस ऑफ आर्ट बना दिया। एंड एक प्रोडक्ट का नॉर्मल एक कस्टमर प्राइस सोचता है कि यार मैं इसका 5,000 दूंगा, 8,000 दूंगा, 10,000। आर्ट की कोई कीमत नहीं होती है। एंड वो आपने क्रैक कर लिया स्टोरी टेलिंग एंड अपने वीवर्स एंड आर्टिसंस के साथ मिलके। एब्सोल्युटली। मेरे फादर तो बहुत बार बोलते हैं कि हम लोग कारपेट बेचते ही नहीं है, ओके। हम लोग एक्सपीरियंसेस, स्टोरी वो बेचते हैं। योगेश जी, आपने जयपुर रक्स को तो काफ़ी बढ़िया ग्लोबल ब्रांड बनाया है, बट क्या आपको लगता है कि ऐसे कुछ और कैटेगरीज हैं, 2-3 कैटेगरीज जहाँ पे इंडिया से ग्लोबल ब्रांड बनने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो मे बी हमारे ऑडियंस भी इंस्पायर हो उससे? मुझे तो लगता है कि हर कैटेगरी में पॉसिबिलिटी है, बट अगर आप मेरे से ये पूछेंगे कि आप कौन से और कैटेगरीज में ब्रांड बिल्ड करना चाहेंगे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो अपना परफ्यूम और फ्रेगरेंस बिजनेस है वो पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट हर पर्सन हर रोज़ ऑलमोस्ट यूज़ करता है, और इंडिया में हमारे पास उसका जो रॉ मटेरियल और जो टेक्निक्स और नॉलेज है वो वन ऑफ द बेस्ट है पूरे ग्लोबल में, और यहीं से हमारे पास कोई ब्रांड नहीं है ग्लोबल। तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपना जो भी वेस्ट है जो मंदिरों से निकल रहा है, जो कि प्योर वेस्ट बोल लीजिए, उनसे लोग अगरबत्तियाँ और अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। तो मुझे लगता है अभी तो इतनी सारी अमेजिंग चीज़ें हैं और दुनिया में सस्टेनेबिलिटी पे बहुत काम हो रहा है। हम लोग की जो हिस्ट्री है उसमें हम लोग तो इंडिया एज अ कंट्री, हम लोग आज हम बनियान पहनते हैं, वो जब उसके एंड ऑफ साइकिल हो जाती है तो उसको भी पोछे की तरह यूज़ करते हैं। उससे सस्टेनेबल क्या हो सकता है, राइट? तो हम लोग की तो कल्चर में सस्टेनेबिलिटी इनग्रेन्ड है। हम लोग को खाली उस पर बिलीव करने की जरूरत है कि पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है और उसके लिए प्रोडक्ट क्रिएट करने की जरूरत है। ऑडियंस को बहुत बार लगता है कि यार ये जो बड़े ब्रांड्स, ग्लोबल ब्रांड जैसे बनते हैं ना, ये मेट्रो सिटीज़ या बाहर ही बनते हैं। तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार हम जयपुर से कहीं बड़े सिटी या ग्लोबल सिटी में शिफ्ट हो जाएं? बी टाउन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज बड़े शहर से कम होती है। करेक्ट। तो आपको जो अच्छी टैलेंट है वो ज़्यादा बेटर मिल जाती है, फर्स्ट। दूसरा, आपका कॉस्ट कम होता है ओवरऑल टू रन द ऑपरेशन है जो भी चाह रहे हैं। तीसरा, आपको शांति बहुत मिलती है टू थिंक एंड टू डू थिंग्स दैट यू वांट टू डू, जो मुझे लगता है कि जो बहुत बड़े शहरों में इतनी भागा दौड़े रहती है कि हम लोग नहीं कर पाते। अब मान लो कि अभी काफ़ी सारे यंगस्टर्स जो हैं वो देखते हैं जयपुर रग्स हो गया एंड दूसरे ब्रांड से इंस्पायर होते हैं कि यार हमको भी धंधा बनाना है, ग्लोबल धंधा बनाना है। तो उसमें आप क्या उनको टिप्स देंगे 2-3? क्या ये 2-3 चीज़ों पे अगर आप फोकस करोगे सक्सेस के चांसेस ज़्यादा है? मतलब एक तो देखिए, सबसे पहले तो उनको वही बिजनेस शुरू करना चाहिए जो उनका पैशन है। अपने पैशन को उनको बिजनेस बनाना चाहिए। दूसरा क्या है कि पहले जो बिजनेसेस थे they were driven by the masculine power. Present business is driven by brain and the future businesses will be driven by heart. अच्छा, हार्ट। एंड ये कैसे? क्योंकि देखिए, मतलब दिमाग जो होता है, आप जब माइंड से जो काम करते हैं, माइंड का एक ही काम है कि जो प्रॉब्लम नहीं है उसको प्रॉब्लम बना देगा, छोटी प्रॉब्लम को बड़ा बना देगा, और बड़ी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना देगा इट नेवर कैन बी सॉल्व। तो जो हार्ट है, तो सारे जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम के, दैट लाइज विद इन द हार्ट। काफ़ी मज़ा आया आपके साथ मिलकर एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला। होपफुली ऑडियंस को भी समझ आया कि यार जो आपके एक्सपीरियंस है वो भी सीखें, कैसे ग्राउंड अप से आपने एक बिजनेस बिल्ड किया। होपफुली और भी ग्लोबल बिजनेस इंडिया में बने एंड आप भी जयपुर एक्स को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।